3 जनवरी 2026 की रात लगभग 2:01 पर लोकल टाइम यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला पर एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की शुरुआत की, जिसका कोड नेम ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व था। ये ऑपरेशन सीधे कराकस और नॉर्दर्न वेनेजुएला के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में किए गए एयर स्ट्राइक्स और स्पेशल फोर्सेस अटैक्स के रूप में शुरू हुआ। यूएस आर्म्ड फोर्सेस ने एक्सप्लोजन्स और हेवी एरियल एक्टिविटी के साथ वेनेजुएला में अंदर प्रवेश किया। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को दबाया गया और एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिसेबल किया गया ताकि वहां के स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस कोई बड़ी रेजिस्टेंस ना दिखा सकें। इस पूरे ऑपरेशन में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, स्पेशल यूनिट्स जैसे डेल्टा फोर्स, 160th स्पेशल ऑप्स रेजिमेंट, CIA, ड्रग इन्फोर्समेंट और अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज शामिल थीं। लगभग 30 मिनट की ग्राउंड एक्शन के बाद वेनेजुएलन कैपिटल कराकस में राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को यूएस मिलिट्री ने पकड़ लिया और जल्दी से उन्हें न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ले जाया गया। वहां उन्हें फेडरल कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन पर नार्को टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़े चार्जेस लगाए गए। उन्होंने इन आरोपों को नॉट गिल्टी बताया। वेनेजुएला की सरकार ने इस मिलिट्री एक्शन को इल्लीगल इंपीरियलिस्ट अटैक कहा। वेनेजुएलन ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दोनों देशों के सैनिक और कई सिविलियंस भी प्रभावित हुए। वेनेजुएला ने बाद में शोक का ऐलान करते हुए कई मृत सैनिकों का सम्मान किया। सबसे पहले यूएस सरकार ने इसे नार्को टेररिज्म और लॉ एनफोर्समेंट एक्शन कहा। उनका दावा था कि मदुरो रेजिम मेजर ड्रग कार्टल्स और इल्लीगल नेटवर्क से जुड़ा हुआ था और ये अमेरिका की सिक्योरिटी को थ्रेट देता था। इसी बात को लॉ एनफोर्समेंट मिशन के रूप में जस्टिफाई किया गया। दूसरी वजह पॉलिटिकल रेजिम चेंज है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि वेनेजुएला में डेमोक्रेसी और फेयर इलेक्शंस नहीं हैं और मदुरो की सरकार अथॉरिटेरियन है, इसीलिए उनसे हटकर ट्रांजिशन लाना जरूरी है। तीसरी वजह ऑयल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स हैं। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं और ट्रंप ने कहा कि यूएस अब अपने ऑयल कंपनीज को इन्वॉल्वमेंट देगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को फिक्स करेगा ताकि ऑयल एक्सपोर्ट स्मूथ हो। इससे ग्लोबल ऑयल मार्केट्स और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को फायदा पहुंच सकता है। चौथी वजह जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। यूएस लंबे समय से लैटिन अमेरिका में अपने इन्फ्लुएंस को बनाए रखना चाहता है और ये कदम एक लार्जर स्ट्रैटेजी का हिस्सा माना जा रहा है। इस कार्रवाई को लेकर इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये यूएन चार्टर के खिलाफ है, क्योंकि किसी सॉवरेन स्टेट के लीडर को फोर्सफुली कैप्चर करना और डोमेस्टिक कोर्ट में ट्रायल करना इंटरनेशनल लॉ में नॉर्मली अलाउड नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के कुछ देशों ने इसे एक वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी बताया। कुछ देशों और ग्लोबल लीडर्स ने यूएस के कदम की आलोचना की, जबकि कुछ ने वेनेजुएला के डेमोक्रेटिक दोषों और ड्रग एलिगेशंस की ओर ध्यान दिया। कई नेशंस ने कहा कि ये महामारी, क्लाइमेट और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जैसे ग्लोबल इश्यूज के समय में एक अत्यधिक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है। मदुरो के रिमूवल के बाद एक्टिंग लीडरशिप ने वेनेजुएला में कुछ पॉलिटिकल डिटेनीज की रिलीज शुरू की है, जिससे कुछ ऑब्जर्वर्स को लगा कि ये एक शुरुआत है रिकंसिलिएशन की और देश में यूनिटी को बढ़ाने की। हालांकि रिप्रेशन और मीडिया रिस्ट्रिक्शंस पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं और पॉलिटिकल टेंशंस अब भी देश के कई हिस्सों में जारी हैं। इलेक्शंस, गवर्नेंस रिफॉर्म और इकोनॉमिक रिकवरी जैसे मुद्दों पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिबेट चल रही है। 3 जनवरी 2026 का ऑपरेशन सिर्फ एक मिलिट्री अटैक नहीं था, बल्कि लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स का बड़ा केस स्टडी बन गया है, जिसमें ड्रग एलिगेशंस, ऑयल इंटरेस्ट्स, डेमोक्रेसी डिबेट्स और ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स सभी जुड़े हुए हैं।